सेंड एसएमएस भेज दे बच्चा, भेज दे सेंड एसएमएस। करूँ तो नहीं गया तो टाइम नहीं। यहाँ पे कौन सा होगा? हाँ, ये तो वर्चुअल कैमरा नीचे वाला। हाँ शुरू है तो सीधे खड़े हो जाओ। ये वर्चुअल कैमरा कर दियो। हाँ सीधे खड़े हो जाओ। रुक जा। सही है ना सर? चार्ट सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में भूगोल की एक महत्वपूर्ण ब्रांच जिसको लेकर के सभी विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं कि जब किसी एग्जामिनेशन में मानचित्र कला को लेकर के प्रश्न आते हैं तो सामान्यतः कुछ इश्यूज उत्पन्न होते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कहीं ना कहीं हमारी एकेडमिक रूप में जब हमने अध्ययन किया अर्थात ग्रेजुएशन में या पीजी क्लासेज में, तो वहां पर मानचित्र कला को जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए था उस तरीके से नहीं पढ़ा, या फिर कोई और कारण हो सकता है, कोई आपकी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मानचित्र कला को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और भूगोल की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है ज्योग्राफी की। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, देखिए चाहे आप नेट की एग्जामिनेशन देते हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, और चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी राज्य की, किसी भी पीसीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशनों में मानचित्र कला को लेकर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर मानचित्र कला का जो पाठ्यक्रम है सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से जितने भी आपके टॉपिक हैं उन टॉपिकों को कवर करते हुए आपको केवल ये करना है कि मैं जिस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊं उसको आपको एक तो क्या है अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, आप अलग से एक मैप की, एक मानचित्र कला की किताब अलग से स्टार्ट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, एक रजिस्टर तैयार कर लीजिए। और सभी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मोना, सौरभ, एक बात बताइए, सभी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? देखिए थॉट का अलग चल रहा है, थॉट तो अपनी जगह पर चलती रहेगी, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि यहाँ पर थॉट आपके एक अलग से आपके मैटर आपको तैयार हो रहा है, और अलग से मानचित्र कला को भी हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। आपको मानचित्र कला को अलग रजिस्टर में पढ़ना है और थॉट को अलग पढ़ना है, ठीक है? तो आपको थॉट को तो उसी क्रम में चलेंगे हम, थॉट जो चल रहा है अर्थात ज्योग्राफिकल थॉट की जितनी भी क्लासें हुई हैं उनके क्रम के हिसाब से आपको पढ़ना है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर मानचित्र कला जो ब्रांच है, जो ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, और ज्यादातर विद्यार्थी इस ब्रांच में दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पर मानचित्र कला की जितनी भी क्लासें होंगी, जितना भी पाठ्यक्रम आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसके जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे वो आपके सटीक पाठ्यक्रम के अनुसार लिखेंगे, और जब आप किसी एग्जामिनेशन में पेपर दोगे तो बिल्कुल सारे प्रश्न आपके स्टडी मटेरियल से मिलेंगे। और ये जो मानचित्र कला का जो पहला जो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, मानचित्र कला और मानचित्रों के प्रकार, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मानचित्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए लगभग हर साल एक दो प्रश्न आते हैं इसमें से आपके मानचित्रों के प्रकार में। टाइप्स ऑफ मैप्स में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन का हो, फर्स्ट ग्रेड में एक दो प्रश्न आते हैं इस टॉपिक को लेकर के। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। आपको क्या करना है, पूरी बात समझने के बाद आपके नोट्स बनाने हैं और उनको रिपीट करते रहना है। और ये जो स्टडी मटेरियल एक तरीके परिष्कृत में आप लोगों को दूंगा यहाँ पर, तो मोना जी आपके समझ में आ गया होगा, या फिर जो विद्यार्थी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर उनके समझ में आ गया होगा कि मानचित्र का स्टार्ट पहली क्लास है ये, और आपको एक नया रजिस्टर बनाना है, नए नोट शुरुआत करने हैं। तो एक मानचित्र कला का रजिस्टर रहेगा, एक यदि आप थॉट पढ़ रहे हो तो थॉट का रहेगा। तो कहने का मतलब दो अलग अलग है ब्रांच, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, आपको अलग अलग पढ़ना है उनको। तो आज की क्लास में पहली क्लास मानचित्र कला की, और उसमें मानचित्रों के प्रकार एक टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड में भी दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में दे रखा है, नेट के पाठ्यक्रम में दे रखा है। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में इसको लेकर के दो प्रश्न आए थे। फर्स्ट ग्रेड में आपके एक या दो प्रश्न हर साल आते हैं, इसी प्रकार से नेट एग्जामिनेशन में भी इसको लेकर के प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम। मानचित्र कला हेडिंग डाल लीजिए और मानचित्रों के प्रकार।
देखिए, जैसा कि आप जानते हो, मानचित्र जो होता है वो भूगोलवेत्ताओं का एक आवश्यक उपकरण है, टूल्स है, मेजर टूल्स है ज्योग्राफर का। कि यदि आप समझने की कोशिश करो, यदि कोई विद्यार्थी इकोनॉमिक्स पढ़ता है और इकोनॉमिक्स जो विषय है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको आंकड़ों की नॉलेज नहीं हो, अर्थात जो फैक्ट हैं, जो डाटा हैं, वो महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से। ठीक इसी प्रकार से भूगोल के लिए महत्वपूर्ण है मानचित्र। जैसे कई विद्यार्थी यूजी और पीजी में जब एग्जामिनेशन देते हैं, मैं उनको कई बार बताता भी हूं कि आप जहां भी संभव हो मानचित्र से उत्तर दीजिए। आप मानचित्र में लोकेशन दर्शाइए, चाहे आप आरएस की एग्जामिनेशन देते हो, चाहे आप आईएएस की एग्जामिनेशन देते हो। यदि मैप के द्वारा पढ़ोगे तो वो परफेक्ट ज्योग्राफी है। तो मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का एक आवश्यक उपकरण है। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द मैप्पा शब्द से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा स्टार्ट लिखिए आप शुरुआत में। मानचित्र वस्तुतः एक भूगोलवेत्ता का आवश्यक उपकरण होता है। भूगोलवेत्ता का एक आवश्यक उपकरण है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से केवल भूगोलवेत्ता के लिए मैप एक आवश्यक टूल के रूप में काम करता है। सामान्य सी बात लिखी है, और इस सामान्य सी बात को आपको यह समझना है कि जिस प्रकार से यदि आप स्टूडेंट हो अर्थशास्त्र के, तो अर्थशास्त्र में जब उत्तर देते हैं ना, तो आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर। ठीक उसी प्रकार से भूगोल के विद्यार्थी के लिए मानचित्र महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, आप जिस विद्यार्थी का जितना अच्छा मानचित्र होगा, जितना ज्यादा मैप पर पकड़ होगी, राजनीतिक मैप, चाहे भारत का हो, चाहे राजस्थान के विद्यार्थी हो, राजस्थान के भूगोल पढ़ते हो आप, चाहे यूपी का भूगोल पढ़ते हो, चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ते हो, चाहे विश्व का भूगोल पढ़ते हो, आपका जितना मानचित्र अच्छा है उतना ज्यादा बेहतर आप भूगोल को समझोगे। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, और वही अपेक्षा रखते हैं कि आपको मानचित्र की कितनी अच्छी नॉलेज है, आपकी मानचित्र पर कितनी अच्छी पकड़ है। तो ये बात सामान्य लिखी है, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें इतना ले जानना है कि इकोनॉमिक्स में डाटा महत्वपूर्ण है और भूगोल में एक महत्वपूर्ण टूल्स है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है मानचित्र। ठीक है, अब आगे लिखिए। मानचित्र का अर्थ। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कपड़े का मेजपोश। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। देखिए, एक
ट्रेंड है भूगोल में, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि फलाना शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, मानचित्र मैप लैटिन भाषा का शब्द। ऐसे भूगोल में और भी जहां भी आपको मौका मिले कि मानसून किस भाषा का शब्द है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो मानचित्र कला को जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कार्टोग्राफी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें महत्वपूर्ण आपका टूल से मानचित्र, और मानचित्र लैटिन भाषा के मैप पर शब्द से उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब होता है कपड़े का मेजपोश। अब देखिए सामान्य भाषा में यदि हम बात करें कि मानचित्र क्या होता है, तो सामान्य भाषा में मानचित्र का मतलब होता है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का कोई भाग या उसका कोई क्षेत्र है, संपूर्ण पृथ्वी, उसका विभिन्न तरीकों से और एक समतल सतह पर चित्र बनाना, ये मानचित्र है। तो अर्थ के रूप में लिखिए अगला पॉइंट, संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हो सकती है, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह या कागज, समतल सतह या कागज पर वैज्ञानिक एवं कलात्मक विधियों से किया गया चित्रण, विधियों से किया गया चित्रण मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कहलाता है। ये सामान्य अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी हो सकती है या उसका कोई भाग हो सकता है। क्या करना होता है, समतल सतह या कागज पर वैज्ञानिक एवं कलात्मक विधियों से किया गया चित्रण मानचित्र कहलाता है। मैंने आपको बताया था सामान्य भाषा में आपको ये समझ सकते हो कि कोई भी पृथ्वी संपूर्ण भाग हो सकता है पृथ्वी का, उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, उसको विभिन्न कलात्मक एवं वैज्ञानिक विधियों से समतल सतह पर निरूपण करना, उनका चित्रण करना, अर्थात उनका निरूपण जो है वो मानचित्र कहलाता है। अब ये मानचित्र जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इनकी अलग अलग विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उसमें हम परिभाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे मोंक हाउस विद्वान है, उसकी परिभाषा काफी पॉपुलर है, उसको पढ़ सकते हैं। एक दूसरी और ध्यान रखना कि मानचित्र त्रिआयामी पृथ्वी होती है, 3 डायमेंशनल जो पृथ्वी है उसका 2 आयामी निरूपण होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ग्लोब है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक निरूपक माना जाता है, लेकिन ग्लोब की कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा इसके बाद। लेकिन एक तरीके से ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक निरूपक है, अर्थात त्रिआयामी निरूपक है, त्रिआयामी निरूपक है। और जो मानचित्र होता है वो 2 आयामी या द्विआयामी निरूपक माना जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि मानचित्र त्रिआयामी पृथ्वी या उसके किसी भाग को द्विआयामी तल पर उचित मापनी के आधार पर उसके एक या अधिक लक्षणों को सर्वाधिक शुद्धता के साथ प्रदर्शित करने की सर्वविदित विधि है। आगे लिखिए अगला पॉइंट, मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग के त्रिआयामी मतलब होता है 3 डायमेंशनल, भाग के त्रिआयामी रूप का 2 आयामी निरूपण होता है। देखिए मानचित्र पृथ्वी पर, पृथ्वी या उसके किसी भाग के त्रिआयामी 3 डायमेंशनल होती है पृथ्वी का वास्तविक, क्योंकि आपके जियोड होती है
पृथ्वी के लिए एक शब्द है जियोड। तो जियोड जो रूप है पृथ्वी का वो त्रिआयामी है और इस रूप का 2 डायमेंशनल निरूपण होता है मानचित्र। अगला पॉइंट ये लिखना है कि आप ग्लोब को देखोगे और मानचित्र को देखोगे तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को अभी मैं कुछ पॉइंट्स में आपको लिखाऊंगा। या ऐसे समझ सकते हैं, आप ग्लोब का रूप देखोगे तो ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है, त्रिआयामी होता है, 3 डायमेंशनल निरूपण है पृथ्वी के वास्तविक रूप का। उसको हम कन्वर्ट करते आपके 2 डायमेंशनल रूप में, तो आपके त्रिआयामी का 2 आयामी रूप होता है मानचित्र। अब देखिए अगला लिखिए परिभाषा। परिभाषा मोंकहाउस के अनुसार, मोंकहाउस के अनुसार एक विद्वान है। परिभाषा और अर्थ में, अर्थ तो क्या सामान्य होता है और परिभाषा में किसी के द्वारा पर्टिकुलर जो बात होती है उसके बारे में हम लिखते हैं। निश्चित मापनी के अनुसार, निश्चित मापनी के अनुसार, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों, धरातल या पृथ्वी के किसी भाग के लक्षणों, किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण, लक्षणों का समतल सतह पर निरूपण मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कहलाता है। मोंकहाउस के अनुसार निश्चित मापनी के अनुसार धरातल या पृथ्वी के किसी भाग के लक्षणों का समतल सतह पर निरूपण मानचित्र कहलाता है। ये मोंकहाउस ने परिभाषा बताई। बात निकल के वही आती है कि कोई भी चीज, धरातल का कोई भी भाग, कोई भी लक्षण, उसको समतल सतह पर, कागज पर, कपड़े पर, दीवार पर जो निरूपण जो होता है वो मानचित्र कहलाता है। अब देखिए ये जो मानचित्र होता है इसके महत्व के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि जैसे एक विद्वान है हिटलर, एक शासक था, तानाशाह शासक था, ये मान सकते हैं हिटलर एक तानाशाह शासक था जर्मनी का, और हिटलर के ये शब्द मानचित्र के महत्व को इंगित करते हैं। देखिए आगे लिखिए मानचित्र के बारे में, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, मुझे किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का मानचित्र दे दो, मुझे किसी भी प्रदेश का मानचित्र दे दो, मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। और ये किसके शब्द हैं? हिटलर। हिटलर ने कहा ये कि मुझे किसी भी प्रदेश का मानचित्र दे दो, मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। अर्थात हिटलर के ये शब्द इंगित करते हैं मानचित्र के महत्व को, कि मानचित्र कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को इन लाइनों के द्वारा समझा जा सकता है। हिटलर की इन लाइनों से यह इंगित होता है कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का कितना इंपॉर्टेंट होता है।
कि आपको मानचित्र चाहिए, मानचित्र के आधार पर देखिए सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जितने भी सामरिक दृष्टिकोण है, जितने भी सामरिक क्षेत्र हैं, उन सभी की योजनाएं मानचित्रों के आधार पर तैयार होती हैं, उसी के आधार पर सारी चीजों को निर्धारित किया जाता है। तो हिटलर के ये शब्द मानचित्र के महत्व को इंगित करते हैं। पहला पॉइंट है इसके बाद देखिए एक विद्वान है एच.आर. मिल। एच.आर. मिल ये कहता है जिस चीज का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता ना, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। अब देखिए इसकी भी ये लाइन क्या इंगित करती है, मानचित्र को कितना महत्वपूर्ण मानती है। तो अभी शुरुआत में हम यही पढ़ रहे हैं कि मानचित्र कितना इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफर के लिए, भूगोल के स्टूडेंट के लिए, भूगोल के लिए, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र राज्य के लिए मानचित्र काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्व रखता है। तो एच.आर. मिल कहता है, डॉक्टर एच.आर. मिल, डॉक्टर एच.आर. मिल इन्वर्टेड कॉमा में, भूगोल में जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। भूगोल में जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये देखिए ये एच.आर. मिल के शब्द हैं। हिटलर ये कहता है कि मुझे मानचित्र दे दो, मैं किसी भी क्षेत्र को जीत लूंगा। मिल ये कहता है कि जिसका मानचित्र नहीं बन सकता उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में काम करता है मानचित्र। और मानचित्र के निम्न घटक होते हैं, प्रमुख घटक और मानचित्र के तत्व, इनको हम लिखेंगे कि मेजर मानचित्र कौन कौन से घटक है। इनको एनसीईआरटी किताब में भी दे रखा है घटकों को। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में आता है। अब देखिए जहां भी जितने भी फैक्ट आएंगे ना यहाँ से आगे, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, आपको अपनी कॉपी में लिखते समय मार्क करना है कि ये वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मानचित्र के प्रमुख घटक, अब देखिए मानचित्र होता है, एक रेखा चित्र होता है, एक खाका होता है, इनमें मैं अंतर स्पष्ट करूंगा आपको। तो मानचित्र के घटक हेडिंग डालिए। ये तो दोनों लाइन थी, ये हिटलर का है, ये एच.आर. मिल का है। दोनों मानचित्र के महत्व को इंगित करते हैं, एच.आर. मिल और हिटलर। आगे लिखिए मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक। देखिए तीन घटक हैं। नंबर एक दूरी, डिस्टेंस। पहला घटक है डिस्टेंस, सेकंड है दिशा। पहला डिस्टेंस है, दूसरा दिशा है और तीसरा है प्रतीक। प्रतीक, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के निम्न तीन घटक हैं। निम्न घटक है। देखिए यहां पर एक सामान्य चीज आप विद्यार्थी जानते होंगे उसमें कि प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। दिशा के बारे में आपको बता रहा हूं, बात छोटी सी है, लेकिन यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हो, भूगोल को समझना चाहते हो, और ये एग्जामिनेशनों में तोड़ मरोड़ के कई बार आते हैं, इनको एक तरीके से प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं दिशाओं का। मैं आपको कॉमन चार दिशाएं सभी विद्यार्थी जानते हैं। भूगोल के विषय के जो विद्यार्थी नहीं है वो भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन भूगोल के विद्यार्थी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। देखिए ये कुछ पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, दोनों को साथ साथ लिख लेना।
एक प्लस का चिन्ह है, ये भारत के भूगोल में, राजस्थान के भूगोल में, उत्तर प्रदेश के भूगोल में, मध्य प्रदेश के भूगोल में, हरियाणा के भूगोल में, विश्व के भूगोल में सभी पर समान रूप से लागू होता है। 4 दिशाएं होती हैं, ये तो होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए ये सभी जानते हैं। आप भारत के भूगोल में देखोगे, प्लस को डिवाइड करिए, कोई भी मानचित्र है उसको प्लस के चिन्ह से डिवाइड करिए और उसमें देखिए कि प्लस में सबसे ऊपर आएगा वो नॉर्थ होगा, सबसे नीचे होगा वो साउथ होगा, राइट हैंड तरफ ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड तरफ वेस्ट होगा। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको कहेंगे साउथ ईस्ट, इसको कहेंगे साउथ वेस्ट, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, या इसको कह सकते हैं दक्षिण पूर्व, ये होगा उत्तर पूर्व, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम और इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। 4 मेजर दिशाएं हो गई और 4 हो गए आपके प्रधान दिग्बिंदु। इन सभी को प्रधान दिग्बिंदु कहेंगे। प्रधान दिग्बिंदु समझ में आगे होंगे, ये आप समझ लेना। मैं आगे जितनी भी ब्रांच पढ़ाऊंगा मानचित्र का बहुत ज्यादा यूज करेंगे और जिस बच्चे का मानचित्र अच्छा होगा, जिसने मानचित्र से चीजों को समझ रखा है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कम से कम यदि किसी एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न आते हैं, राजस्थान आरपीएससी वाले फर्स्ट ग्रेड में 120 भूगोल के प्रश्न आते हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की देते हो आरपीएससी की 150 प्रश्न आते हैं, नेट में लगभग 100 प्रश्न आते हैं, अलग अलग पीजीटी वगैरह में अलग अलग प्रश्न आते हैं। उनमें हर एक पेपर में 5 से लेकर के 10 प्रश्न तक, यदि आपका मानचित्र बहुत अच्छा है तो एक्स्ट्रा 10 प्रश्न के बेनिफिट में रहोगे आप, ये गारंटी है आपके साथ। जिसका मैथ अच्छा नहीं है उनके साथ समस्या रहेगी कि जिसका मैथ अच्छा नहीं है वो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे उनको समझ नहीं पाओगे। तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, प्रधान दिग्बिंदु हैं, ये आप नोट कर लेना पहले से ही। मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया, कई बार रिपीटेशन भी करूंगा मैं इनका। तो प्रधान दिग्बिंदु यहां पर यदि हम देखें तो देखिए ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये 4 जो दे रखे हैं ना, ये 4 है चतुर्थांश। 4 इनको लिख लीजिए, चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश दोनों रूपों में आपको लिखाया है, अपनी कॉपी में इन दोनों को नोट कर लेना। और वेरी मोस्ट है ये आपके 4 दिशा, 4 दिशा के बाद ये 4 चतुर्थांश, इसको प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। और ये आपके 4 चतुर्थांश मैंने कई बार एग्जामिनेशन में आया है कि क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, भारत के मानचित्र को इस प्रकार से डिवाइड करें तो कौन से क्षेत्र में कपास उत्पादन क्षेत्र स्थित होगा, या राजस्थान के संदर्भ में बात करें। जब उनको रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बात आएगी इन प्रश्नों की। यदि यहाँ पे जो लिखा रहा हूं मैं, इसका पूरा नहीं तो कम से कम 10-20% भी आपके समझ में आता है इनका, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सफल हैं, अर्थात अपने प्रयास में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत है जिन विद्यार्थियों ने, तो लिख लीजिए आप इनको, आप आए ना तो भी लिख लेना। कोई विद्यार्थी ये ना सोचे ये तो मेरे से आता है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर निम्न घटकों की बात कर रहे थे। एक दूरी घटक है, एक दिशा घटक है, एक प्रतीक घटक है। 3 आपके घटक दे रखे हैं मानचित्र के घटक। अब मानचित्र के घटकों के बाद मानचित्र के तत्व भी होते हैं वही रूप। ये एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं। अब मैं तत्वों पर आ रहा हूं कि एक मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीजें मिलकर के मानचित्र बनाती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें वो ये तय करती हैं कि ये मानचित्र है। तो देखिए आगे देखिए, नोट कर लिया होगा।
लिखिए आगे। मानचित्र के तत्व। मानचित्र के प्रमुख तत्व देखिए, सबसे पहला शीर्षक होता है। जब कोई मैप होता है उसके ऊपर एक टाइटल होता है जो ये तय करता है, उस पे ये लिखा जाती है क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सेकंड मापक। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना मानचित्र मानचित्र नहीं कहलाएगा। यदि ये इस पर नहीं है ना तो रेखा चित्र होगा, मानचित्र नहीं होगा। ठीक है, सेकंड मापक। फिर होता है निर्देश। निर्देश, शीर्षक, मापक, निर्देश, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। वेरी मोस्ट है दोनों, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है दोनों, मापक और प्रक्षेप। दोनों में प्रश्न भी आएंगे, इनको डिटेल में आगे हमें पढ़ना भी है। फिर दिशा होता है, दिशा। मानचित्र लगा होता है, एरो लगा होता है, वो नॉर्थ को इंगित करता है। और जब हम सर्वे करते हैं, यदि आप भूगोल के विद्यार्थी रहे तो भूगोल में यूजी या पीजी में सर्वे किया होगा, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रफ कंपास। क्या होता है? ट्रफ कंपास। देखिए मैं लिख रहा हूं, ये चीज याद आ रही है तो इसको आपको लिख लेना है साइड में। ट्रफ कंपास, और क्या काम आता है? दिशा निर्धारण। दिशा निर्धारण करते हैं ट्रफ कंपास से। तो ये मानचित्र में दिशा का भी महत्वपूर्ण रोल है। और एक है संकेताक्षर, नंबर 6। संकेताक्षर कह लीजिए, या इनको कहेंगे रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह ये भी हो सकता है। तो ये मानचित्र के प्रमुख तत्व हैं। देखिए मानचित्र के तत्व, सबसे ऊपर शीर्षक होता है, एक मानचित्र होता है उसके, फिर एक मापनी होती है, मापनी पर बनाया जाता है, और मापनी उसको मानचित्र की संज्ञा देती है। यदि बिना मानचित्र के तो रेखा चित्र होगा, नहीं कि मानचित्र। निर्देश, बिना मापक के मानचित्र संपूर्ण मानचित्र नहीं कहलाएगा। निर्देश होता है, उसमें दिया होता है, कुछ संकेत दिए होते हैं। सर्वे में ये भी आपने देखा होगा कि जैसे कई बार एक संकेताक्षर सारणी बनाते हैं कि यहाँ पर ये पेड़ दे रखा है, उसको पेड़ को इससे इंगित कर रखा है, दीवार को इससे इंगित कर रखा है, इस तरीके से। प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? वस्तुतः अक्षांश देशांतर रेखा को जाल होता है, तो अक्षांश देशांतर को जाल प्रक्षेप कहलाता है। दिशा होती है, मैंने अभी बताई थी आपको, 4 दिशाएं और 4 चतुर्थांश बताए, और एक संकेताक्षर या रूढ़ चिन्ह होते हैं। तो ये आपके मानचित्र के तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैप्स, जिसमें मापक और प्रक्षेप वेरी मोस्ट है। अब देखिए यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी कि ये सभी होने चाहिए एक मानचित्र में। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मानचित्र की मापनी बहुत जरूरी है। यदि कोई मानचित्र जिसको आप मानचित्र कह रहे हो लेकिन बिना मापनी के, वो वास्तव में मानचित्र नहीं है, वो रेखा चित्र है। तो यहां पर रेखा चित्र और खाका क्या होता है ये आपको बता रहा हूं। देखिए नोट कर लिया हो गई? अब देखिए रेखा चित्र। रेखा चित्र वह आरेखन, रेखा चित्र वह आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर, वह आरेखन है जो मापनी या पैमाने पर आधारित न होकर, वह आपका आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त एवं स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। याददाश्त या सर्वेक्षण पर आधारित होता है, ये कह सकते हैं।
आपकी स्थानीय प्रेक्षण, स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। वह आरेख ने रेखा चित्र जो मापनीय पैमाने पर आधारित नहीं होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि बिना पैमाने का मानचित्र रेखा चित्र कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बिना पैमाने का मानचित्र, बिना पैमाने का मानचित्र वस्तुतः रेखा चित्र कहलाता है। अब देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई चीज आपने बनाई है, बड़ी सुंदर दिखने में लग रही है, और आपका अवसर मैप स्केल पर नहीं है, तो स्केल पर नहीं है ना, तो सटीक परिभाषा में अर्थात भूगोल की भाषा में वो रेखा चित्र नहीं कि मानचित्र। तो ये बात ध्यान रख लेना कि मानचित्र तभी कहलाएगा जब वो मापनी पर बना हुआ है, अन्यथा वो क्या होगा, रेखा चित्र होगा। तो बिना पैमाने का मानचित्र वो रेखा चित्र कहलाता है। एक शब्द होता है ये तो हुआ रेखा चित्र, एक शब्द होता है खाका। कहते हैं ना कि एक खाका खींच दीजिए, एक खाका बना दीजिए, तो खाका क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये लिख लीजिए आप। एक ही बात समझने की इसमें कि यदि कोई चीज, कोई आपका मानचित्र बिना मापनी पर है, बिना स्केल पर है, तो रेखा चित्र है। अब देखिए खाका, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। एक छोटे क्षेत्र का, एक छोटे क्षेत्र का बिना पैमाने पर खींचा गया, एक छोटे क्षेत्र का बिना पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। खाका होता है। देखिए, ये पैमाना या मापनी बार बार आ रही है, मापनी, इसको अलग से क्लास होगी मापनी की, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। भूगोल में मापनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मापनी के, मैंने अभी बताया आपको, कोई भी मानचित्र हो चाहे कुछ भी आप बनाते हो, वो रेखा चित्र होगा, खाका होगा, नहीं कि मानचित्र। तो पैमाना, मापनी या स्केल, उसको हम अलग से समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों के बारे में ये समझना है। यदि कोई छोटा सा क्षेत्र है और उसका बड़ी स्केल पर आप बनाते हो तो खाका, आउटलाइन बनाते हैं ना, वो खाका होता है। ये खाका बना के बता दीजिए मुझे। आप कहोगे सर मुझे वहां जाना है, तो आए एक कागज लाओ और उस कागज पर मैं ये बना देता हूं, तो वो जो बना रहे हो ना बिन खाका, वो क्या है, वो आपका खाका है। अब देखिए आगे, भारत में स्थलाकृति मानचित्रों का प्रकाशन, सरकारी एटलस का प्रकाशन सर्वे ऑफ इंडिया करता है। भारत में स्थलाकृति मानचित्रों का प्रकाशन, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट पे लिख लेना इसको। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन, सरकारी एटलस का प्रकाशन, मानचित्र प्रकाशन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, का प्रकाशन 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 सर्वे ऑफ इंडिया
सर्वे ऑफ इंडिया, या इसको कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, प्रकाशित सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मुख्यालय कहां पर? मुख्यालय बताइए कहां का है? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? हाँ बिल्कुल मोना जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मानचित्र जो होता है वो पैमाने पर होता है, स्केल पर आधारित होता है, और बिना उसके जो है कोई वो रेखा चित्र होगा या खाका होगा। अब खाका रेखा चित्र में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, खाके का मतलब है बिना मापनी के हो, एक तो ये खासियत है बिना मापनी के हो, और दूसरा बड़ी स्केल पर बनाया जाए वो खाका होगा, जिसको आउटलाइन कहते हैं, वो खाका होता है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है बताइए आप लोग? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून है। और एक पॉइंट और लिखा रहा हूं मैं यहां पर, सर्वे ऑफ इंडिया रक्षा मंत्रालय, देखिए वेरी पोस्ट है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अधीन कार्य करता है, अधीन कार्य करता है। पहला ये लिखा कि स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन सर्वे ऑफ इंडिया करता है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में, और ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये भारत सरकार के अधीन जो आपका रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। एक एग्जामिनेशन पूछा था कि सर्वे ऑफ इंडिया सामान्यतः किसके अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन, उसके बाद दो ऑप्शन और दे रखे थे, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये आपके सर्वे ऑफ इंडिया का हो गया। आगे लिखिए, देखिए एक राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन है जिसको नाटमो कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां है? ये भी प्रश्न है। राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन, राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन इसको लिखते हैं NAT, इससे तो नेशनल बनता है, NATMO, नाटमो, नेशनल मैप ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन। ये है आपका कोलकाता में, ध्यान रखना, कोलकाता। कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में और राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन नाटमो का मुख्यालय कलकत्ता में। सर्वप्रथम प्रोफेसर HP चटर्जी ने बंगाल इन मैप्स, सर्वप्रथम इसी में लिखना है, सर्वप्रथम प्रोफेसर, इसी ने स्थापना की थी नाटमो की, प्रोफेसर HP चटर्जी ने बंगाली मैप्स का एटलस प्रकाशित किया। बंगाल इन मैप्स, बंगाल इन मैप्स एटलस प्रकाशित किया। बंगाली मैप्स एटलस, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। और प्रोफेसर HP चटर्जी एक नाम है जो रीजनल ज्योग्राफी में भी आता है,
जो रीजनल प्लानिंग में पढ़ेंगे उसमें भी ये नाम आएगा। उन्होंने बंगाल इन मैप्स अर्थात मानचित्र में बंगाल एक एटलस प्रकाशित किया था। तो ये भी आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। भारत के महापंजीयन कार्यालय के अधीन कार्यरत है। देखिए ये जो है ना आपका राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन, ये भारत के महापंजीयन कार्यालय के अधीन कार्यरत है। यह है भारत के महापंजीयन कार्यालय के अधीन कार्यरत है। भारत के महापंजीयन कार्यालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना विभाग ने पूरे देश एवं प्रांतों को, एक पॉइंट और लिखिए, जनगणना विभाग ने पूरे देश एवं प्रांतों को, जनगणना विभाग ने पूरे देश एवं प्रांतों को 32 खंडों में विभक्त कर एटलस प्रकाशित किया। 32 खंडों में विभक्त कर या बांट कर, विभक्त कर एक एटलस प्रकाशित किया। ये सारी चीज जो लिखी है काफी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन नाटमो का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने बंगाल इन मैप्स एटलस प्रकाशित किया। यह भारत के महापंजीयन कार्यालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना विभाग ने पूरे देश एवं प्रांतों को 32 खंडों में विभक्त कर एक एटलस प्रकाशित किया। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट हैं राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन के, आपके सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय इस तरीके से। अब देखिए आगे मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा आपको, वो इस बात को लेकर के कि सामान्यतः ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है। ग्लोब होता है वो पृथ्वी का वास्तविक निरूपक है, 3 डायमेंशनल होता है, त्रिआयामी होता है, लेकिन मैप 2 डायमेंशनल होता है। तो किन मायनों में ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लिखेंगे आगे। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए ग्लोब एवं मानचित्र। ग्लोब एवं मानचित्र। त्रिआयामी, 3 डायमेंशन, और ये होता है आपका 2 आयामी, 2 डायमेंशन। यद्यपि पृथ्वी का वास्तविक निरूपण ग्लोब द्वारा होता है, लेकिन निम्न दृष्टियों से ग्लोब की तुलना में मानचित्र अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, यद्यपि पृथ्वी का वास्तविक निरूपक या निरूपण, यद्यपि पृथ्वी का वास्तविक निरूपण ग्लोब, GEOID, जियोड, ये याद रख लेना, ये शब्द आता है कई बार एग्जामिनेशन में, GEOID, जियोड, निरूपण ग्लोब द्वारा होता है। यद्यपि पृथ्वी का वास्तविक निरूपण ग्लोब द्वारा होता है, लेकिन निम्न दृष्टियों से
निम्न दृष्टियों से ग्लोब की तुलना में मानचित्र अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। यद्यपि पृथ्वी का वास्तविक निरूपण ग्लोब द्वारा होता है, लेकिन निम्न दृष्टियों से ग्लोब की तुलना में मानचित्र अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। मैंने आपको बताया था कि ग्लोब के साथ कई प्रॉब्लम है। जैसे बताऊं, देखिए ग्लोब को आप सामने रखिए। अगर यदि आप ग्लोब को सामने रखते हो तो एक टाइम में ग्लोब का केवल आधा भाग ही आप देख सकते हो, पृथ्वी का आधा भाग ही आप देखोगे, लेकिन मानचित्र में पूरा भाग देख सकते हो। एक खासियत, इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने सामने एक ऑरेंज रखिए, संतरा, और संतरा को यदि आप आगे रखोगे तो एक टाइम में संतरा का केवल आधा भाग ही आप देख पाओगे। यदि आपको पूरा भाग देखना है तो क्या करोगे, संतरा को छिलका निकाल करके पेस्ट करोगे दीवार पर, तो आप पूरा भाग देख पाओगे। तो एक तो ये खासियत हुई मानचित्र ग्लोब में। दूसरा, ग्लोब को लाने ले जाने में बड़ी असुविधा होती है, मानचित्र को फोल्ड करके आप आसानी से ले जा सकते हो। ग्लोब द्वारा पृथ्वी के छोटे छोटे भागों का निरूपण संभव नहीं है, जबकि मानचित्र द्वारा इसको आसानी से संभव बनाया जाता है। तो इस तरीके से भूगोल के अतिरिक्त आज के समय में सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, आपकी जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, सभी में मानचित्र काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, फर्स्ट, ग्लोब द्वारा एक बार में ग्लोब द्वारा पृथ्वी का आधा भाग ही देख सकते हैं। ग्लोब द्वारा एक बार में पृथ्वी का आधा भाग ही देख सकते हैं, जबकि जो मानचित्र होता है उसके द्वारा संपूर्ण भाग को प्रदर्शित किया जा सकता है। जबकि मानचित्र द्वारा संपूर्ण भाग को प्रदर्शित किया जा सकता है। एक तो ये खासियत होगी ग्लोब की तुलना में मानचित्र के द्वारा ये कर सकते हैं। सेकंड लिखिए, ग्लोब की तुलना में मानचित्र को लाने ले जाने में सुविधा रहती है। एक जगह से दूसरी जगह पर यदि ले जाना है तो मानचित्र को आसानी से ले जा सकते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र द्वारा तुलना करना आसान है। नंबर 3, ग्लोब की तुलना में मानचित्र द्वारा तुलना करना
आसान है। एक ही हो गया फैक्ट कि इससे कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। ग्लोब द्वारा पृथ्वी के छोटे छोटे भागों का विस्तार अध्ययन संभव नहीं है, विस्तृत अध्ययन संभव नहीं है, जबकि मानचित्र इसको संभव बनाता है। तो तीन तो हो गए कि एक आधा भाग देख सकते हैं ग्लोब से, जबकि मानचित्र द्वारा संपूर्ण भाग को प्रदर्शित किया जा सकता है। मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था। एक यदि ऑरेंज आप सामने रखोगे तो ऑरेंज को एक बार में आधा भाग ही देखोगे, यदि पूरा भाग देखना है तो उसके छिलके को निकाल के आपको टेस्ट करना पड़ेगा। यही कल्पना मानचित्र के साथ है, यही कल्पना प्रक्षेप के साथ है। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ले जाना है तो ग्लोब को बड़ा कठिन होगा ले जाने में, जबकि मानचित्र को फोल्ड करके आसानी से ले जा सकते हो। इसी प्रकार से तुलना करनी है दो क्षेत्रों की। अब ग्लोब पर कोई क्षेत्र पीछे की तरफ है, उसको कैसे देखोगे आप, जबकि मानचित्र में पूरा विश्व का नक्शा एक साथ बना सकते हैं, तो तुलना करना आसान है। इसी प्रकार से ग्लोब द्वारा पृथ्वी के छोटे छोटे भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन संभव नहीं है, जो मानचित्र इसको संभव बनाता है। आगे लिखिए नंबर 4। नंबर 4, ग्लोब द्वारा पृथ्वी के छोटे छोटे भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन संभव नहीं है। ग्लोब द्वारा पृथ्वी छोटे छोटे भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन संभव नहीं है, जबकि मानचित्र इसको संभव बनाता है। छोटे छोटे क्षेत्र हैं ग्लोब पर, इसको कैसे आप प्रेजेंट करोगे, कैसे कैसे तुलना करोगे, कैसे कैसे अध्ययन करोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से मानचित्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एक भूगोल के स्टूडेंट के लिए, भूगोल विषय के लिए, एक भूगोलवेत्ता के लिए महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में कार्य करता है। आज के समय में भूगोल के अतिरिक्त मानचित्र देखिए भूगोल में ही नहीं है, मानचित्र का यूज आजकल सैन्य भूगोल में होता है, सैन्य विज्ञान में, कृषि भूगोल में, भूगोल विज्ञान में, जलवायु विज्ञान में, मौसम विज्ञान में मानचित्रों का काफी प्रयोग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के समय में भूगोल के अतिरिक्त इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के समय में भूगोल के अतिरिक्त सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूगोल विज्ञान, इत्यादि विषयों में भी मानचित्रों का व्यापक उपयोग होता है। तो इस तरीके से मानचित्र अति महत्वपूर्ण रूप में कार्य करते हैं एक भूगोलवेत्ता के लिए, सैन्य विज्ञान में, आपके कृषि विज्ञान में,
रीजनल प्लानिंग में, इन सभी ब्रांचेज में, सभी विषय में मानचित्र महत्वपूर्ण है। न केवल एक भूगोलवेत्ता के लिए महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में कार्य करते हैं, अपितु अन्य बहुत सारी ब्रांचों में इसका यूज होता है। सैन्य विज्ञान में तो बहुत ज्यादा व्यापक है। हिटलर का जो शब्द है ना कि मुझे आप मानचित्र दे दो, मैं किसी क्षेत्र को जीत लूंगा, वो महत्व इंगित करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से मानचित्र। तो इस प्रकार से ये अभी हमने पढ़ा कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र का अर्थ क्या होता है, मानचित्र की परिभाषा हमने पढ़ी, मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा क्या इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा, मानचित्र में क्या महत्वपूर्ण होता है, एक मापक के द्वारा बना हुआ मानचित्र है कोई चीज, वही मानचित्र कहलाता है। उसके अलावा रेखा चित्र क्या होता है, खाका क्या होता है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आपके नाटकों का मुख्यालय कहाँ है, सर्वे ऑफ इंडिया किस विभाग के अधीन कार्य करता है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसी प्रकार से नाटकों किसके अधीन कार्य करता है, ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। और मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में किसी चीज की तैयारी करिए, आप कोई सा एग्जामिनेशन दीजिए, फर्स्ट ग्रेड दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए, आप पीजीटी दीजिए, केबी, नवोदय, तो सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है कि क्लास आपकी मानचित्र की परफेक्ट नोट्स आपके तैयार होंगे। यहाँ पर आपको ये करना है, यदि आप पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हो, देखिए साफ बता रहा हूं मैं, यदि आप पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हो तो आप उनको बार बार रिपीट करोगे तो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा आपका। एक बार पढ़ोगे 20% याद होगा, दोबारा पढ़ोगे 10% और बढ़ जाएगा, फिर 70% हो जाएगा, फिर 80% हो जाएगा, फिर 90% हो जाएगा। यदि आपने पहले से कोई चीजें पढ़ रखी हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन लिखना जरूर है। परफेक्ट नोट्स तैयार होंगे आपकी क्लास में। और मानचित्र और मानचित्र के प्रकार ही क्लास का टाइटल है। अब देखिए मानचित्र के बारे में हमने जितना भी पढ़ाया लिखा है उसको रिपीट करना है। और अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्रों के प्रकार। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैप्स में दो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे मानचित्रों का। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हुई थी इससे पहले, उसमें प्रश्न पूछा था। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं लगते सामान्य, आपको बड़े सामान्य किस्म के प्रश्न होते हैं, लेकिन यदि आपने अध्ययन करते समय वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो गई चीज तो वो सामान्य प्रश्न भी आपके लिए हार्ड होगा। यदि आपने किसी चीज को पढ़ लिया तो हार्ड प्रश्न वो भी आपके लिए सामान्य हो जाएगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि सामान्य प्रश्न तो छूटे नहीं आपसे, बाकी का पूरा पाठ्यक्रम सारे नोट्स आपके एक तरीके से इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर जैसा आपको लगेगा ही नहीं कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि ऑनलाइन में आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रहिए कि ऑनलाइन को मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा और समय थोड़ा सा लगेगा, चीजों को हर चीज को लिखते हैं हम यहाँ पर, कोई बात नहीं है। आपको तो बस जो लिखाया है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, नोट्स बनाने हैं और उसको रिपीट करते जाना है और सिस्टमेटिक तरीके से क्रम से सारा कंप्लीट। मैं सारी चीजों इस पर जोर देता हूं कि सिस्टमेटिक लिखोगे तो सिस्टमेटिक पढ़ोगे, सिस्टमेटिक लिखोगे पढ़ोगे तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं, मैं भूगोल जानता हूं। ठीक है, तो मानचित्रों के प्रकार हेडिंग डालिए। मानचित्रों के प्रकार, ये टॉपिक है अपने पाठ्यक्रम में। टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए नेट, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, सभी एग्जामिनेशन प्रश्न आते हैं। देखिए 2 प्रश्न आएंगे, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न तो मान ही लीजिए और इनमें आपकी एक प्रश्न इनमें आता है क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम है। जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा संभावना रहती है। ज्यादा प्रश्न का मतलब है प्रत्येक टॉपिक को आपको देखना है, प्रत्येक पक्ष से प्रश्न आते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स में कई प्रकार से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर मानचित्रों को। और सबसे पहले मैं कर रहा हूं आपका उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। देखिए 3 प्रकार से बांटेंगे हम यहाँ पर मेजर। पहला है उद्देश्य या विषय वस्तु। विषय वस्तु के
सेकंड, उच्चावच लक्षणों के आधार पर उच्चावच लक्षणों के आधार पर। नंबर 3, मापनी के आधार पर। 3 प्रकार से इनको हम यहां पर देखेंगे। उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर, उच्चावच लक्षणों के आधार पर और मापनी के आधार पर। देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट तो ये मापनी के आधार पर। भूगोल के लिए मापनी एक आधार का काम करती है। एक तो मापनी के आधार पर ये पढ़ेंगे, इसके आधार पर और ये। देखिए ये सामान्य क्लासिफिकेशन है, इसके आधार पर भी पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया है। देखिए कथनात्मक, प्रदर्शनात्मक ये जो होते हैं ना आपके मानचित्र, ये एक तरीके से मापनी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर, उच्चावच लक्षणों के आधार पर और मापनी के आधार पर, ये 3 क्लासिफिकेशन है, सबसे ज्यादा मोस्ट है और इसको तीसरे नंबर पर मैं लिखाऊंगा। सबसे पहले सबसे सामान्य उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक तो भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र, एक मानवीय सांस्कृतिक मानचित्र। 2 टॉपिक है, इनमें से लेकर के 2 प्रकारों में से लेकर के इसके जो 2 आधार है उनको लेकर के पिछली बार एक एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा। सामान्य प्रश्न था, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपने उसको मिस कर दिया है ना तो सामान्य प्रश्न भी छूट जाएगा आपसे। तो अब देखिए सबसे पहले हेडिंग ये डालिए, मानचित्रों के प्रकार। मैंने कहा था बिल्कुल आराम से लिखेंगे हम, आपको लगेगा ही नहीं कि ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। फिर 3 भाग आधार लिखिए, उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर, उच्चावच लक्षणों के आधार पर, मापनी के आधार पर। चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। देखिए ये टॉपिक है मापनी का, इसको इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज आपके ये पीछे वाली समझ में आएंगी। सारी एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट है, किसी भी राज्य के एग्जामिनेशन देते हो आप। अब हेडिंग डालिए, उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर। पहला है उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। देखिए कोई आवाज का इशू हो, आपको दिखने का कोई इशू हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, जिससे आगे की क्लासों में हम सुधार करें कि यदि कुछ आवाज में आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है, या फिर मानचित्र पर जिस कलर बैकग्राउंड के साथ पढ़ाते हैं लिखाते हैं उसका भी, तो थोड़ा देखने वाला थोड़ा ज्यादा जज कर सकता है, वो भी आप बता सकते हो, कोई सलाह दे सकते हो। देखिए उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रकारों में बांटते हैं हम। सामान्य बिल्कुल कि भौतिक या प्राकृतिक। पहला भौतिक, साथ साथ लिखना है, भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र। अब इतना तो आप जानते हो कि भौतिक में क्या क्या चीजें आती है। जितनी भी चीजें होंगी भौतिक को लेकर के वो सभी भौतिक मानचित्र कहलाएंगे। जैसे देखिए खगोलीय मानचित्र, इसमें लिखा रहा हूं मैं आपको कौन कौन से होते हैं। खगोलीय मानचित्र, खगोलीय मानचित्र इसी का प्रकार है। भौतिक में आएगा भूवैज्ञानिक मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र भौतिक मानचित्र है। भूकंपीय मानचित्र, भूकंपीय मानचित्र। उच्चावच,
देखिए पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था इसमें से प्रश्न। अब देखिए इसमें ये पूछ लिया आपको, कोई एग्जांपल दे दे कि ये मानचित्र कौन सा मानचित्र है, भौतिक है या कौन सा है। तो यदि कोई भौतिक चीज को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे उच्चावच मानचित्र, उच्चावच में क्या आता है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, नदियां, ये सब उच्चावच में आती है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, नदियां इत्यादि, जिसमें पर्वतों को प्रेजेंट कर रखा है, घाटियों को दे रखा है, नदियों को दे रखा है, ये सब उच्चावच मानचित्र है। जलवायु मौसम मानचित्र, जलवायु, जलवायु मानचित्र, जलवायु, इसको मौसम भी कैसे या मौसम, जैसे वर्षा, मृदा मानचित्र, मृदा मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, इत्यादि, ये सभी भौतिक मानचित्र की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार से अफवाह मानचित्र, अफवाह मानचित्र, नदी आती है इसमें, अफवाह, ये भी इसी का प्रकार है। तो देखिए क्या समझे हम यहाँ पर कि मानचित्रों को दो भागों में बांटेंगे उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। पहला है भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। भौतिक या प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति प्रदत्त तथ्य को प्रेजेंट करने वाला मानचित्र, अर्थात जो मानचित्र भौतिक चीजों को प्रेजेंट करेगा, जो मानचित्र प्राकृतिक तथ्यों को प्रेजेंट करेगा, वो भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र कहलाएगा। तो ये आप एग्जाम्पल में से समझ सकते हो, इसके इतर भी आप समझ सकते हो, और एग्जामिनेशन में जो आपके कॉम्बिनेशन आते हैं उससे आराम से निकाल सकते हो। देखिए खगोलीय मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र, भूकंपीय मानचित्र, सारे आपके प्राकृतिक तथ्य हैं। उच्चावच मानचित्र, उच्चावच में क्या आता है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, इस तरीके से। जलवायु या मौसम मानचित्र, वर्षा मानचित्र, मृदा मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, अफवाह मानचित्र जिसमें नदियां आती हैं, ये सभी प्राकृतिक मानचित्र हैं या भौतिक मानचित्र हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन ये उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर, नंबर 1। ठीक है, अब देखेंगे इसमें नंबर 2 मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र। लिख लिए होंगे आपने। भौतिक प्राकृतिक मानचित्र, खगोलीय, भूवैज्ञानिक, भूकंपीय, उच्चावच मानचित्र, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, जलवायु मानचित्र, मौसम मानचित्र, वर्षा मानचित्र, मृदा मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, अफवाह मानचित्र, ज्वालामुखी मानचित्र, सुनामी मानचित्र, जितने भी प्राकृतिक फैक्टर हैं, जितने भी प्राकृतिक तथ्य हैं या भौतिक तथ्य हैं, उनको प्रेजेंट करने वाले मानचित्र, ये समझ लीजिए आप। अब देखिए सेकंड, मानवीय या सांस्कृतिक, मानवीय सांस्कृतिक मानचित्र, मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र, उद्देश्य विषय वस्तु का आधार पर। देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे, जनसंख्या, जनसंख्या मानचित्र इसमें आएगा। जनसंख्या मानचित्र, भाषा मानचित्र, जनजाति मानचित्र, जनसंख्या परिवहन मानचित्र, परिवहन मानचित्र, इसी कैटेगरी का आर्थिक मानचित्र,
कृषि मानचित्र, समाज मानचित्र, देखिए यहाँ पे जो कृषि है ना, ये ध्यान रखना आप, ऐसी ऐसी चीजें कुछ विद्यार्थियों को मन में प्रश्न आते हैं, सर ये प्राकृतिक है या सांस्कृतिक है। देखिए प्रकृति प्रदत्त है वो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक में यदि मानव अपने योग कर देता है, उसको चेंज कर देता है, वो सांस्कृतिक बन जाता है। तो ये सारी चीजें आप उससे भी देख सकते हो, जो ऑप्शन होते हैं 4 विकल्प, उनमें देख सकते हो तुलनात्मक क्या कंडीशन है कि किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, समाज मानचित्र, सोशल, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, सैन्य मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, ये सभी इस कैटेगरी में मानवीय सांस्कृतिक मानेंगे। कहने का मतलब सांस्कृतिक फैक्टर जो होते हैं उनको प्रेजेंट करने वाला मानचित्र, ऐसा मानचित्र जिसमें सांस्कृतिक फैक्टर को दिखाया गया है, सांस्कृतिक उद्देश्य से जिसका निरूपण किया गया है, सांस्कृतिक उद्देश्य को लेकर के जिसकी रचना की गई है, वो सांस्कृतिक मानचित्र होगा। जिसकी विषय वस्तु सांस्कृतिक है वो सांस्कृतिक मानचित्र होगा। कृषि हो चाहे कोई और टॉपिक हो, वो आपको तुलनात्मक देख लेना है। कृषि क्या है? कृषि एक तरीके से सांस्कृतिक भूमिका है कि प्रकृति प्राकृतिक तथ्य और मानव दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका 2 प्रकार हो गए मानचित्रों के उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर, एक भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र और एक हो गया आपका मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र। अब देखिए सामान्य सा टॉपिक है, इसको लेकर के पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा है। हो सकता है कभी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछ ले, किसी पीजीटी में पूछ ले। ऑप्शन बदलते भूगोल की खासियत है, कई बार प्रश्न वही होता है, ऑप्शन बदल जाते हैं, कई बार ऑप्शन वही होते हैं, प्रश्न बदल जाता है। तो ये हमें उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए, पिछली बार जो पूछा वो प्रश्न है, उसकी झलक। निम्न में से कौन सा मानवीय मैप नहीं है? निम्न में से कौन सा मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र नहीं है? ऑप्शन क्या थे? पहला था उच्चावच, उच्चावच मानचित्र। दूसरा है परिवहन, समाज, समाज, और एक है आपके जनसंख्या। बताइए कौन सा होगा? कौन सा मानचित्र है इसमें से? एक झलक, सामान्य प्रश्न की झलक है, क्या होगा? सीधी सी बात है कि जो उच्चावच मानचित्र दे रखा है, ये वाला उच्चावच मानचित्र, ये आपका मानवीय सांस्कृतिक। उच्चावच किसमें आएगा? ये आएगा आपका भौतिक में, भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र है। आपने देखा होगा भारत के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, विश्व के भौतिक प्रदेश, ये सभी किस में आते हैं? आपके उच्चावच का निरूपण ही तो करते हैं आपका। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, इन्हीं को तो दिखाते हैं सारे, तो उच्चावच को प्रेजेंट करते हैं। ये भौतिक है प्राकृतिक में आते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन था उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर। अब है उच्चावच लक्षणों के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। हेडिंग डालिए, उच्चावच लक्षणों के
आधार पर मानचित्रों के प्रकार। दूसरा पार्ट है, पहला हमने लिखा, देखिए संख्या कई बार नहीं डालते, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन का आधार है वो सबसे टॉप पर लिखें, फिर उसका देखें। तो सबसे पहला मानचित्रों के प्रकार में उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर पढ़ा, दो प्रकार पढ़े, भौतिक और सांस्कृतिक। अभी दूसरा पढ़ रहे हैं हम उच्चावच लक्षणों के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। इसमें भी दो प्रकार है, इसमें भी दो प्रकार पढ़ेंगे हम। पहला है उच्चतादर्शी मानचित्र, नंबर 1। उच्चतादर्शी मानचित्र, एक उच्चतादर्शी मानचित्र होगा, एक प्लेनिमेट्रिक मानचित्र होगा। उच्चतादर्शी मानचित्र, इसमें स्थलाकृतिक लक्षणों एवं उच्चावच निरूपण पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें स्थलाकृतिक लक्षणों, इसमें स्थलाकृतिक लक्षणों एवं उच्चावच निरूपण पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र, समुच्च रेखा, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, समुच्च रेखा इत्यादि। जैसे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र, जैसे पहला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र। देखिए स्थलाकृतिक मानचित्रों को यदि आप उसकी दृष्टि से देखोगे ना, मानवीय और भौतिक में, तो किस कैटेगरी में आएंगे स्थलाकृतिक मानचित्र? भौतिक में आएंगे या सांस्कृतिक में आएंगे? देखिए ये कला आनी चाहिए भूगोल में। अगर ये कला किसी विद्यार्थी को समझ में आ गई तो इसका मतलब जो प्रश्न ऐसे आते हैं जो ऑन द स्पॉट बनते हैं तो वो उनका पार पा लेंगे, वहां पर उनको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपसे ये पूछ लिया कि स्थलाकृतिक मानचित्र, यहां हमने पढ़ा है इसको उच्चतादर्शी में, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र, लेकिन स्थलाकृतिक मानचित्र को सांस्कृतिक में रखते हैं या भौतिक में रखते हैं? देखिए स्थलाकृतिक मानचित्र अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी स्थलाकृतिक मानचित्र पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। स्थलाकृतिक मानचित्र आपको टोपोशीट होती है और टोपोशीट में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना आप, भौतिक चीजें भी होती है और सांस्कृतिक भी होती है। जैसे गांव के नक्शे होते हैं, गांव के रोड भी होते हैं, इस पर परिवहन मार्ग भी होते हैं। अब परिवहन मार्ग जब रहेंगे इसमें तो अपने आप ये क्या होगा, सांस्कृतिक हो गया। तो ये मिश्रित में आएगा, हम मिश्रित में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र। इसके बाद लिखिए समुच्च रेखा, समुच्च रेखा, समुच्च रेखा मानचित्र। इसके बाद तल चिन्ह, तल चिन्ह मानचित्र। और देखिए तल चिन्ह के अलावा स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई इत्यादि। ये सभी आपके समुच्च रेखा, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, ये सब किस में आते हैं? उच्चतादर्शी मानचित्र में। या तो स्थलाकृतिक लक्षणों को प्रेजेंट करें या फिर उच्चावच लक्षणों को निरूपण करें।
ये सभी उच्चतादर्शी मानचित्रों में आते हैं। और उच्चतादर्शी मानचित्रों में आने के बाद दूसरा होता है इसमें प्लेनीमेट्रिक, जिसमें सांस्कृतिक लक्षणों को वरीयता दी जाती है। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र इत्यादि से कुचावच प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये चीज लिख लेना। इस्तेलाकृत मानचित्र है, मैंने बताया आपको अभी कि अगर ये आ जाए तो किस कैटेगरी में आएगा। ये अभी आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। जो इस्तेलाकृत मानचित्र में लिखाऊंगा आपको मापनी के आधार पर कि इस्तेलाकृत मानचित्र में क्या होता है, तब आप बता दोगे कि इसको भौतिक में रखें या मानवीय में रखें, भौतिक में या सांस्कृतिक में, या फिर मिश्रित में रखें। यदि ऑप्शन मिश्रित का आता है तो मिश्रित में आएगा ये, या फिर वैसे आएगा कॉमन, तो आप समझ जाओगे कि रोड भी होते हैं इसमें, तो सांस्कृतिक चीजें भी होती है इसमें। सेकंड लिखिए इसका उच्चतादर्शी के बाद सेकंड प्लेनीमेट्रिक। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। देखिए काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सर मानचित्र वाला जो पोर्शन है वो करा दीजिए। काफी विद्यार्थियों ने कहा, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़िए। उसकी एक वजह है कि बच्चों को एक तरीके से सिस्टमेटिक मटेरियल, सिस्टमेटिक चीजें बताना, चीजें पढ़ना, ये थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी का मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आपने पूरा मैटर पढ़ा किसी भी एग्जामिनेशन का, अब देखिए जिस सिलेबस के आधार पर टॉपिक है आपको पढ़ना तो वह उन्हीं को है, ये गारंटी है आपके साथ कि मानचित्र में बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका। चाहो तो आप 100% भी कर सकते हो, बाकी का 99% आपकी संभावना ये रहेगी। कोई 1-2 प्रश्न अगर कोई तरह आता है उसको छोड़कर सारे प्रश्न करने की कंडीशन में रहोगे आप। ये जो आज का चैप्टर है इसमें 2 प्रश्न कवर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में, सब में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। तो पहला तो हुआ उच्चतादर्शी मानचित्र जिसमें उच्चावच लक्षणों को प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं वो अलग अलग चीजें बताई मैंने। अब है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र, जिन मानचित्रों में इस्तेलाकृत लक्षणों की बजाय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आर्थिक तत्वों के निरूपण को प्रधानता दी जाती है। लिख लीजिए, जिन मानचित्रों में इस्तेलाकृत लक्षणों की बजाय इस्तेलाकृत लक्षणों के बजाय जिन मानचित्रों में इस्तेलाकृत लक्षणों के बजाय सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्षणों को प्रधानता दी जाती है। लक्षणों या तत्वों के निरूपण को प्रधानता दी जाती है। ये आपके प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। तो देखिए अभी तक हमने मानचित्रों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ मैप में सबसे सामान्य क्लासिफिकेशन पढ़ा है। एक तो उद्देश्य के आधार पर और दूसरा आपके उच्चावच लक्षणों के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 पढ़े, एक भौतिक एक सांस्कृतिक। इधर पढ़ा हमने एक उच्चतादर्शी मानचित्र, एक प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। एक ही चीज समझ लीजिए, उच्चतादर्शी में उच्चावच लक्षणों को निरूपण करते हैं और इसमें उनकी बजाय किसको महत्व देते हैं, सामाजिक को, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये महत्वपूर्ण है। अब कोई प्रश्न आता है, ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें आराम से इनको देख करके हम उनको हल कर सकते हैं, सामान्यीकरण किया जा सकता है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे मोस्ट है भूगोल की दृष्टि से,
और वो है पैमाने के आधार पर या मापने के आधार पर। तीसरे वाला देखिए, हेडिंग डालिए मापनी या पैमाने के आधार पर, मापनी या पैमाने के आधार पर, स्केल के आधार पर या मापनी के आधार पर। अब देखिए, मापनी को आपको अच्छे से समझने के लिए अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो बात समझ में आएगी। यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए, दो मापक हैं, 1:100। देखिए वैसे समझ रहे हैं यहां पर 1:100 और एक है आपका 1:50। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/50। अगर इन दोनों में देखोगे तो बड़ा कौन सा है, बड़ी मापनी कौन सी है, ये बड़ी मापनी है और ये क्या है आपकी इसकी तुलना में छोटी है। ये आप इससे समझ सकते हो। 1/50 बड़ा है, 1/100 बड़ा है। बड़ा कौन सा है, 1/50। 1:50 को 1/50 पढ़िए आप और 1:100 को 1/100 पढ़िए, तो ये बड़ी मापनी है, ऊपर वाली छोटी मापनी है। ये ध्यान रखना है, छोटी और बड़ी का, ठीक है ना। या इसको उल्टा आप समझो, कुछ विद्यार्थी ऐसे समझते हैं कि जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी मापनी होगी, लेकिन इसमें ना जाकर के आप सीधा अनुपात में भूगोल में मापनी पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये पढ़ना है 1/100 और 1/50, या फिर आपसे कहूं मैं और भी कहूं 1:25, या इसको कहूं 1/25, ये बड़ी मापनी है। ये इससे भी बड़ी है, सबसे बड़ी ये, उससे बड़ी ये और उससे छोटी ये, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी और ये सबसे छोटी। ये आना चाहिए हमें, और ये मापक पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन मापनी या पैमाने के आधार पर जो मानचित्र के प्रकार हैं उसको 4 कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार मानचित्र और एटलस मानचित्र, 4 कैटेगरी है। इनको 2 भागों में बांटते हैं, बेहद मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र। देखिए, पैमाने के आधार पर 4 प्रकार हैं, 1 2 3 4। पहले इनको याद रखना है आपको। मैंने आपको कहा था भूगोल में एक चीज याद रखनी है, आपको एकदम से चीजों को रटने नहीं बैठना है। आपको जो लिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उसे किताब से आप रीडिंग कर सकते हो। किताब से अपने आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, यहाँ पर सटीक समझ में आएंगी, और इसके साथ साथ प्रश्न करने हैं आपको। तो सबसे पहले भूसंपत्ति मानचित्र, पहला है भूसंपत्ति, भूसंपत्ति मानचित्र। दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र। तीसरा है दीवार मानचित्र और नंबर 4 है एटलस मानचित्र। 4 मानचित्र है। ये मापक के आधार पर अवरोही क्रम, भूसंपत्ति मानचित्र अवरोही क्रम है। ये 1 2 3 4 खूब प्रश्न आता है, आरोही क्रम सही क्रम कौन सा होगा, छोटी मापनी से बड़ी का क्रम कौन सा होगा, बड़ी से छोटी कौन सा होगा। तो बेद मापनी, फिर ये सबसे छोटी। ये दोनों माप, ये दोनों है आपका, ये वाले दोनों, ये कहलाते बेद मापनी मानचित्र। बेद मापनी मानचित्र, इन दोनों में सबसे ज्यादा बेद मापनी ये दोनों कहलाते हैं लघु मापनी मानचित्र।
एक बार पढ़ने के बाद, एक बार लिखने के बाद यदि आपके 20% भी समझ में आता है तो आप ये समझिए, मन में ये कहिए ऑल इज वेल, हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है। ये भूगोल की खासियत है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखने और कुछ नहीं करना। भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार मानचित्र और एटलस मानचित्र। इनमें भी ये दो वैध मापनी मानचित्र हैं, ये दोनों लघु मापनी मानचित्र हैं। ये इनका अवरोही क्रम है। हर साल प्रश्न आता है, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। 4 ऑप्शन है, आपसे कहे सबसे वैध मापनी मानचित्र कौन सा है? भूसंपत्ति मानचित्र। सबसे लघु मापनी मानचित्र कौन सा है? एटलस मानचित्र। बड़ी मापनी से छोटी मापनी की तरफ इनको क्रम से जमाइए, सही क्रम कौन सा होगा? तो ये क्रम होगा। लघु से बड़े की तरफ नीचे से ऊपर होगा। इस तरीके से इन चीजों को आपको समझना है। और ये 4 प्रकार हैं। अब इनको चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले चारों नाम याद रख लीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा मैं। देखिए, एटलस मानचित्र, वॉल मैप, टोपोग्राफिकल मैप और कैडेस्ट्रल मैप। इंग्लिश में लिखेंगे चारों। लिखिए आगे। मानचित्रों के आकार तथा उनके द्वारा मानचित्रों के आकार तथा उनके द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के अनुसार प्रदर्शित क्षेत्र के अनुसार मानचित्रों को विभिन्न मापनियों पर बनाया जाता है। विभिन्न मापनियों पर बनाया जाता है। मापी अनुसार मानचित्रों को निम्न वर्गीकृत करते हैं। मापनी के अनुसार मानचित्रों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। ये आकार करिएगा, मानचित्रों के आकार, मानचित्रों के आकार तथा उनके द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के अनुसार मानचित्रों को विभिन्न मापनियों पर बनाया जाता है। मापनी के अनुसार मानचित्रों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसके जो 4 प्रकार हैं उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कौन से भूसंपत्ति होते हैं, कौन से स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, कौन से मानचित्र दीवार मानचित्र होते हैं, कौन से एटलस मानचित्र होते हैं। तो आपको अभी तक जो जो चीजें बताई उनको मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा मानचित्र क्या होता है।
मानचित्र की परिभाषा पढ़ी हॉकहाउस की। फिर हमने पढ़ा कि मानचित्र भूगोल में क्यों महत्वपूर्ण है। हिटलर ने कहा कि मानचित्र दे दो, क्षेत्र को जीत लूंगा। एक विद्वान ने कहा कि जिसका मानचित्र नहीं बन सकता उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ा कि आपके जो मानचित्र होते हैं वो ग्लोब की अपेक्षा क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद फिर मानचित्र, खाका, रेखा चित्र, इसमें अंतर हमने देखा। तो कहने का मतलब एक तरीके से सामान्य चीजें हमने पढ़ी। फिर मानचित्रों के प्रकार में आए, जो टॉपिक विशेष है आपके पाठ्यक्रम में, उस पर 3 कैटेगरी में हमने बांटा। एक उद्देश्य के आधार पर, एक उच्चावच लक्षणों के आधार पर, और एक मापनी के आधार पर। सबसे ज्यादा मोस्ट मापनी के आधार पर है। ये हमने 4 प्रकार मैंने आपको बताए। फिर इन चारों का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे, वो अगली क्लास में क्रम से। क्लासों के क्रम को ध्यान रखना है आपको, क्लासों का क्रम ध्यान रखना है। एक नया रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर में ऊपर लिख लेना है कार्टोग्राफी, मानचित्र कला। मानचित्र कला किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, वो जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो एकदम से आपके एग्जामिनेशन में देखोगे लगभग आप 90% प्रश्न उत्तर देने की कंडीशन में रहोगे, और कई बार 100% उत्तर दोगे आप। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन लिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन ऑफलाइन जैसा मैटर होगा आपका, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार, और बहुत बेहतरीन कलेक्शन। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो किसी चीज को, तो आप वो मैं हूं कोई और है, शुरू में पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ोगे फिर थोड़ा आएगा। कहने का मतलब ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आगे चारों का जो डिटेल में जो क्लासिफिकेशन है, चारों मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, दीवार मानचित्र, एटलस मानचित्र, इनको डिटेल में अगली क्लास में हम बताएंगे। इस क्लास के अगली बार ये जो क्लास हुई है, इसका जो मैटर आपने लिखा है, इसको लिखने के बाद अलग अलग पेन से रिपीट करिए आप, कभी ग्रीन से, कभी ब्लू से, कभी रेड से, इस तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास में फिर इसी क्रम को आगे हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।